एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर सुगंधा त्रिपाठी और फाइनली मैं लेकर के आ गई हूं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में मैंने आपका सब्जेक्ट चूज किया है मैथ्स, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। तो मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक क्या है? 3 अंक तक की संख्याओं का ल, स तथा म, स। इसको समझने से पहले ना हमें कुछ बेसिक्स समझने पड़ेंगे। देखो, मैं आपकी क्लासेस में ना बेसिक्स को साथ के साथ लेकर के चलूंगी और आपका जितना सिलेबस में है ना कोर्स उतना ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन बेसिक्स भी कोई नहीं छोड़ूंगी। तो इसको समझने से पहले सबसे पहला जो हमें टॉपिक समझना पड़ेगा वो है गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड व गुणज। गुणनखंड मतलब फैक्टर्स एंड गुणज मतलब मल्टीपल्स। अच्छा, इसको समझने से पहले भी कुछ और हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो समझना जरूरी है, क्योंकि ये टर्म्स ऐसी हैं जो आपकी डेफिनेशन में यूज होती हैं। फर्स्ट आपका है, फर्स्ट टर्म जो आपकी है भाजक या विभाजक, डिवाइजर, भाज्य डिविडेंड, भागफल कोशेंट, शेषफल रिमाइंडर। ठीक है। अच्छा, ये जो वर्ड है ना रिमाइंडर, रिमाइंडर वो होता है जो बच जाता है, जो बच जाता है। ये रिमाइंडर नहीं है। इसको बहुत से लोग रिमाइंडर बोलते रहते हैं, रिमाइंडर बोलते रहते हैं। ठीक है, ये रिमाइंडर नहीं है। रिमाइंडर तो वो होता है जो आपको किसी चीज की याद दिलाता है, और रिमाइंडर वो होता है जो बच जाता है। देखो, अगर आप 7 को भाग दे रहे हो 3 से, तो आप क्या करते हो? 3 to the 6 है ना, माइनस करते हो और माइनस करके नीचे आ जाता है 1। तो ये क्या है? ये जो नंबर है ये है आपका डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर यानी कि भाजक या विभाजक, जिससे भाग दे रहे हो वो। ये कौन है? आपका कोशेंट। और ये है आपका डिविडेंड। जिस नंबर को भाग देते हैं वो है आपका डिविडेंड, और जिस नंबर से भाग देते हैं वो होता है आपका डिवाइजर। और जो हमारा आंसर आता है ना वो होता है हमारा कोशेंट, और जो नीचे बच जाता है ये होता है रिमाइंडर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर समझो कि पूर्ण विभाजन क्या होता है। पूर्ण विभाजन हम उसको कहते हैं जब भी कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। मतलब कि रिमाइंडर जो है ना, ये रिमाइंडर जो है ना ये 0 आना चाहिए। अगर किसी नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर पूर्णतया विभाजित हो रहा है, कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, एग्जैक्ट डिवीजन हो रहा है। ठीक है, आगे देखो। तो आप समझते हैं गुणनखंड व गुणज क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक नंबर ले लेते हैं 6, और आप मुझे ऐसे 2 नंबर बताओ जिनके मल्टीप्लीकेशन के रूप में मैं 6 को लिख सकूं। आप बोलोगे बोलोगे कि मैम इसको हम 1 टाइम्स 6 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं 6 को? और हम 2 टाइम्स 3 भी लिख सकते हैं, है ना। 2 टाइम्स 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर्स है ना 1, 6, 2 और 3, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। और किस नंबर के गुणनखंड है ये? किस नंबर के ये गुणनखंड है? कि जिस भी नंबर के गुणनखंड है वो नंबर इनका क्या होगा? गुणज होगा। तो क्योंकि ये 6 के गुणनखंड है, तो 6 इनका क्या हो गया? 6 इन नंबर्स का गुणज हो गया। ठीक है। इसकी ना एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक में हम क्या करते हैं ना, हम ये देखते हैं कि 6 किस किस नंबर के टेबल में आता है। ठीक है, तो देखो 6 जो है वो 1 के टेबल में आता है ना। 6 अपने खुद के टेबल में तो आता ही है, इसके अलावा 6 2 के टेबल में आता है, और 6 3 के टेबल में भी आता है ना। तो इसके अलावा क्या किसी और नंबर के टेबल में 6 आता है? नहीं आता। तो वो नंबर 6 का गुणनखंड या फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, या और भी इनकी इन नंबर्स के अलावा किसी और नंबर का 6 जो है वो गुणज या मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि आपको 12 के मल्टीपल्स 12 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो आप ये देखो कि 12 किस किस नंबर के टेबल में आता है। सबसे पहले तो 1 के टेबल में आएगा ही आएगा 12, और 12 के टेबल में भी 12 आएगा ही आएगा। इसके अलावा 2 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 12 आता है, और 6 के टेबल में 12 आता है। ठीक है, तो देखो इस तरह से सोच के ना हम एक ही लाइन में बड़ी आसानी से फैक्टर्स निकाल सकते हैं किसी भी नंबर के, यानी कि गुणनखंड निकाल सकते हैं, है ना। तो इनसे हमें 2 बातें पता चलती हैं। क्या क्या पता चलता है? पहली बात कि 12 के कौन कौन से गुणनखंड है। ये सारी संख्याएं 12 की गुणनखंड है। इसके अलावा कोई भी संख्या 12 का गुणनखंड नहीं हो सकती, उसका फैक्टर नहीं हो सकती। और इन संख्याओं के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिनका मल्टीपल 12 हो, जिनका गुणज 12। ठीक है, 2 वेज चलता है ये। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है?
28 के गुणनखंड ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको बस ये सोचना है कि 28 किस किस नंबर के टेबल में आता है ना। देखो, तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहले जो हमें नंबर्स लिखने चाहिए वो लिख लेना चाहिए एक, क्योंकि एक से हर नंबर डिवाइड होता है और एक के टेबल में हर एक नंबर आता है। ठीक है, और लास्ट में हमें लिख लेना चाहिए वो नंबर खुद, क्योंकि वो अपने टेबल में तो आता ही है ना। तो एक से डिवाइड होता है। इसके अलावा क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये 2 से भी डिवाइड होगा, यानी 2 के टेबल में भी आएगा, है ना। 2 के टेबल में आएगा, और किसके टेबल में आता है 28, 4 के टेबल में भी 28 आता है। इसके अलावा 7 के टेबल में भी 28 आता है, और फिर 14 के टेबल में भी 28 आता है ना। तो इस तरीके से हमें पता चल गए 28 के सभी गुणनखंड। देखो कितना आसान था। सिर्फ हमें टेबल्स अगर लर्न है ना तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस नंबर के कौन कौन से गुणनखंड होंगे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 11 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो, है ना। गुणज मतलब मल्टीपल्स। तो इसको करने का आसान तरीका क्या है कि आप 11 का टेबल लिख दो। सबसे आसान 11 का टेबल लिख दो, वही उसके मल्टीपल्स होते हैं। एक्चुअल में जो आप टेबल्स लर्न करते हो ना, वो आप नंबर्स के मल्टीपल्स लर्न करते हो। 11 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए। 11 के सभी गुणज के लिए मुझे सिर्फ उसका टेबल लिखना है। तो 11 1 आर 11, 11 2 आर 22, 110। अभी वो 100 से कम कह रहा है ना, 100 से कम कह रहा है ना, लेकिन 100 110 तो मेरा 100 से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये नंबर हम नहीं लेंगे। हमारे आंसर में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक के नंबर्स आएंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं क्वेश्चन। अब देखो जो जो भी हमने अभी पढ़ा है ना, उसके बेसिस पर कुछ रिजल्ट है। गुणनखंड और गुणज के बेसिस पर कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें यहाँ पर देखने हैं। फर्स्ट रिजल्ट क्या है, किसी संख्या का गुणनखंड, किसी संख्या का गुणनखंड यानी फैक्टर उसका एक विभाजक होता है, मतलब एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं होगा तो वो उसके टेबल में कैसे आएगा। अगर 6 जो है वो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा तो उसके टेबल में कैसे आएगा, नहीं आएगा ना, है ना। चलो आगे देखो, एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। बिल्कुल सही बात है। देखो इसको, जैसे मैंने 6 को लिखा था 2 टाइम्स 3, है ना। तो 6 जो है वो 2 का भी गुणज है, और 6 जो है वो 3 का भी गुणज है। ठीक है, आगे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक जो है वो प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। ध्यान रखना, गुणज नहीं होता है, गुणनखंड होता है, क्योंकि हर एक नंबर 1 से डिवाइड हो सकता है, या दूसरे शब्द में बोले तो 1 के टेबल में सब नंबर्स। नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर एक नंबर अपने खुद के टेबल में तो आता ही है, तो इसलिए वो अपना खुद का गुणनखंड भी होती है। नेक्स्ट देखो क्या है, एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। बिल्कुल सही बात है, पूर्ण विभाजक होगा तभी वो फैक्टर बनेगा। देखो जो 6 का एग्जाम्पल हमने लिया था, 6 को हमने लिखा था 2 टाइम्स 3, या फिर 6 को हमने लिखा था 1 टाइम्स 6 लिखा था, है ना। तो 6 इन चारों नंबर से पूर्णतया विभाजित होता है। इसका मतलब ये चारों नंबर 6 के पूर्ण विभाजक है। ठीक है, आगे देखो, एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमें आगे क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तब वहां पर काम आएगा। तो देखो मैंने 6 के क्या क्या गुणनखंड लिखे थे, 6 के मैंने क्या क्या गुणनखंड लिखे थे, 1 2 3 एंड 6 लिखे थे। तो देखो इसमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 6 से बड़ा हो, है ना। बड़े से बड़ा जो गुणनखंड है 6 का वो उसके बराबर ही है। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी संख्या का जो गुणनखंड है वो कभी भी उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। नेक्स्ट, एक दी हुई संख्या की गुणनखंडों की संख्या जो है परिमित होती है। बिल्कुल सही बात है, परिमित मतलब फाइनाइट होती है, लिमिटेड होती है। तो देखो जब आप किसी नंबर का जो गुणनखंड होता है, जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है, वो नंबर खुद ही होता है। तो जब आप उस नंबर तक पहुंच रहे हो तो इसका मतलब वो लिमिटेड है ना। एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। देखो अभी हमने 11 के गुणज लिखे थे ना, मैं फिर से लिख देती हूँ आपके लिए। अभी हमने 11 के गुणज लिखे थे ना, क्या क्या आया था, 11 सबसे पहला गुणज जो होता है वो नंबर खुद होता है, ये भी ध्यान रखना। सबसे पहला गुणज किसी भी नंबर का वो नंबर खुद होता है, क्योंकि आप सबसे पहला गुणज जो फाइंड करते हो
वो 1 से मल्टीप्लाई करके फाइंड करते हो, दूसरा गुणज 2 से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलता जाता है। तो सबसे छोटा गुणज वो दो संख्या खुद होती है, और सबसे बड़ा गुणज हम नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, सबसे बड़ा गुणज हम नहीं फाइंड कर सकते। इसीलिए किसी भी संख्या के जो गुणज होते हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल्स जो होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, वो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को। आगे देखो, एक दी हुई संख्या के गुणजों यानी मल्टीपल्स की संख्या जो है वो इनफाइनाइट होती है, अभी मैंने बता ही दिया आपको। और लास्ट वाला क्या है, प्रत्येक संख्या स्वयं का ही गुणज होती है, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया कि हर एक नंबर अपने खुद के टेबल में आता है, इसलिए वो खुद का भी गुणज होता है, खुद का भी मल्टीपल होता है, और सबसे पहला मल्टीपल होता है। ठीक है, बाद में नहीं आता, ध्यान रखना। कोई नंबर अपना सबसे बड़ा फैक्टर होती है, ठीक है, और कोई नंबर अपना सबसे छोटा मल्टीपल होता है। ठीक है, ये दो बातें याद रखना। तो अब आ गए हैं आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस। तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखो। जो फर्स्ट 3 राइट आंसर्स मुझे मिलेंगे ना, उनके कमेंट्स में अपनी नेक्स्ट वीडियो में शो करूंगी। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम भी यहाँ मेरे साथ मेरे वीडियो में आए, स्क्रीन पर आए, और उसे सब लोग देखें, तो आप जरूर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। ठीक है, तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा भाज्य और अभाज्य संख्याएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो उसे सब्सक्राइब कर दो, और बगल में जो बेल आइकन है ना, उसको भी क्लिक कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और बस कल आएगी नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।